आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो सपनों के शहर में अपने भाई के भरोसे पर भरोसा करके आई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वही भरोसा उसकी जिंदगी को नर्क बना देगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रूह कपा देने वाली किस्से लाते रहें। दोस्तों, कहानी शुरू होती है मुंबई के एक लोकल स्टेशन से। दोस्तों, एक 17 साल की लड़की जिसका नाम था रुचिका, दोस्तों उत्तर प्रदेश से मुंबई आई थी। उसका बड़ा भाई यहाँ एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था और वहीं उसे लेने स्टेशन पर आने वाला था। ट्रेन से उतरते वक्त उसके चेहरे पर थोड़ी थकावट जरूर थी, लेकिन आंखों में नए शहर को देखने की चमक थी। दोस्तों, वो प्लेटफार्म पर उतरती है और इधर उधर भाई को देखने लगती है, लेकिन काफी देर तक जब कोई नहीं आता तो वो रेलवे स्टेशन के एक कोने में बैठ जाती है। उसी समय एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 35 से 36 साल की होती है, सफेद शर्ट और काली पैंट में वहां आता है। वह उसके पास आकर कहता है, तुम रुचिका हो ना? राहुल ने मुझे भेजा है तुम्हें लेने के लिए। दोस्तों, रुचिका थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन जब उस आदमी ने राहुल का नाम लिया तो उसने सोचा शायद भाई ने किसी को भेजा हो, शायद भाई ने किसी जान पहचान वाले को भेजा होगा। उसके साथ चल पड़ी, लेकिन दोस्तों यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो आदमी उसे स्टेशन से बाहर एक ऑटो में बैठा देता है। दोस्तों, रास्ते में वो बोलता है कि तुम्हारे भाई की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए उसने तुम्हें सीधे उसके रूम पर पहुंचाने को कहा है। दोस्तों, इधर रुचिका चुपचाप सब मान लेती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह उसे एक सुनसान गली में बने एक पुराने से फ्लैट में लेके चला जाता है। दोस्तों, जैसे ही वो कमरे में पहुंचते हैं, दरवाजा पीछे से बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, अब उस लड़की को कुछ अजीब लगने लगता है। उसे कहा जाता है कि तुम्हारा भाई थोड़ी देर में अभी आता है, तब तक आराम कर लो। वो बिस्तर पर बैठ जाती है, तभी वहां दो और आदमी आ जाते हैं और अब उसका दिल और जोर जोर से धड़कने लगता है। दोस्तों, वो पूछती है, आप लोग कौन हैं? मेरा भाई कहाँ है? उनमें से एक हंसते हुए कहता है, तुम्हारा भाई अब वो कभी नहीं आएगा और तुम भी आज के बाद कभी वैसी नहीं रहोगी जैसी अब तक थी। दोस्तों, इसके बाद जो होता है वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। दोस्तों, उसके साथ तीनों दरिंदे बारी बारी से हैवानियत करते हैं। उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, चीखने की कोशिश भी बेकार चली जाती है। कमरे में जो म्यूजिक चलाया गया था वो उसकी चीखें बाहर जाने ही नहीं देता था। दोस्तों, अगले दिन जब रुचिका को होश आता है तो खुद को एक दूसरे कमरे में पाती है, जहाँ एक और लड़की बंद थी जो 2 महीने पहले लापता हुई थी। उस लड़की की हालत देखकर रुचिका समझ जाती है कि अब उसे खुद ही कुछ सोचना होगा। दोस्तों, सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आने लगी थी। रुचिका की आंखें धीरे धीरे खुलती है, दर्द से कराहती है, लेकिन सामने एक और लड़की को देखकर उसका दर्द और डर दोनों गायब हो जाता है। दोस्तों, उस लड़की की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, करीब 15 से 16 वर्ष की रही होगी। उसकी आंखों में भी डर था, पर वो रुचिका को देखकर मुस्कुराने की कोशिश करती है। दोस्तों, लड़की धीमे से कहती है कि तुम नई हो ना? मेरा नाम रिया है, मैं 2 महीने से यहाँ पर कैद हूँ। रुचिका के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 2 महीने? वो कांपते हुए पूछती है, तुम्हें 2 महीने हो गए यहाँ बंद हुए, कोई नहीं आया तुम्हें ढूंढने? रिया आंखें नीचे कर लेती है और कहती है, मेरे घर वालों को तो लगता होगा कि मैं भाग गई हूँ। अब रुचिका को समझ आता है कि ये जगह सिर्फ एक फ्लैट नहीं, एक नरक है, जहाँ लड़कियों को कैद करके उनके साथ रोज दरिंदगी होती है और फिर किसी दिन गायब कर दिया जाता है। दोस्तों, उसी वक्त दरवाजा खुलता है और वही तीनों दरिंदे फिर से आ जाते हैं। इस बार उनका चेहरा और ज्यादा घिनौना था। दोस्तों, उनमें से एक बोला, अब तो तुम हमारी हो चुकी हो, अब सब आदत डाल लो। लेकिन रुचिका ने तय कर लिया था कि अब वो टूटेगी नहीं। वो तीनों बारी बारी से खाना देकर चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले एक कहता है, कल तुम्हारी एक बोली लगने वाली है, एक अमीर ग्राहक आने वाला है, वो जिसे पसंद करेगा उसे ले जाएगा। दोस्तों, ये सुनते ही रुचिका को समझ आ गया कि अगला कदम बहुत ही खतरनाक होने वाला है।
अब या तो भागना होगा या फिर जिंदगी भर गुलाम बनकर रहना होगा। दोस्तों रात के करीब 2 बजे थे। जब सब सो रहे थे तभी रुचिका ने धीरे से कमरे की दीवारों को टटोलना शुरू कर दिया। एक कोने में उसे थोड़ा सा ढीला ईंट नुमा हिस्सा मिला, जिसे हटाते ही उसे एक लोहे की कील मिलती है। दोस्तों वो उसी कील से कमरे की अंदर से लगी कुंडी की जंजीर को धीरे धीरे खोलने की कोशिश करने लगती है। करीब 30 मिनट गुजर जाने के बाद, कड़ी मेहनत करने के बाद दरवाज़ा हल्का सा खटकता है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। रिया उसके पास आती है और धीरे से कहती है, मैं भी चलूंगी आपके साथ। रुचिका उसका हाथ पकड़ती है और दोनों बिना आवाज़ के दरवाजे को थोड़ा खोलती हैं। पर तभी अचानक बाहर से आवाज़ आती है। क्या आवाज़ थी? कोई जाग तो नहीं आ गया है? अब दोनों लड़कियां सिहर जाती हैं, दरवाज़ा धीरे से बंद कर देती हैं और एक कोने में दुबक जाती हैं। लेकिन अब रुचिका का मन बन चुका था कि कल रात चाहे जो हो जाए, अब ये दरवाज़ा टूटेगा और बंदिशों की ये जंजीरें भी। तो तभी कमरे के दरवाजे पर जोर से ठक ठक होती है। रुचिका और रिया की आंखें खुलती हैं। डर उनकी आंखों में साफ झलक रहा था। दोस्तों बाहर से एक आवाज़ आती है, तैयार हो जाओ, आज तुम दोनों की कीमत लगेगी। रिया सिसकने लगती है, लेकिन रुचिका अब डर नहीं रही थी। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि अब या तो आज मरूंगी या बचूंगी। दोपहर को एक काली एसयूवी फ्लैट के बाहर आकर रुकती है। 4 आदमी उस एसयूवी से उतरते हैं। उनके साथ एक शख्स और होता है। उम्र तकरीबन 50 के आसपास था। मोटा सा पेट, गहरे काले चश्मे और एक बेशर्म मुस्कान लिए हुए था। दोस्तों उसका नाम था विक्रम मल्होत्रा। एक रईस बिजनेसमैन, लेकिन असल में एक गर्ल्स ट्रैफिकिंग गैंग का फाइनेंसर था। दोस्तों वो लड़कियों की नीलामी में हिस्सा लेता था, उन्हें खरीदता था और फिर बड़े दामों में बेच देता था खाड़ी देशों के अमीरों को। विक्रम जब फ्लाइट के अंदर दाखिल होता है तो उसकी नज़र सबसे पहले रुचिका पर पड़ जाती है। दोस्तों वो रुचिका की तरफ इशारा करता है और मुस्कुरा कर कहता है कि ये चाहिए मुझे और इसकी कीमत दोगुनी, इसे आज रात ही ले जाऊंगा। दोस्तों ये सुनकर रुचिका की सांसें तेज हो जाती हैं और उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, अब नहीं तो कभी नहीं। रात के दोस्तों करीब 11 बजते हैं। विक्रम के लोग रुचिका को तैयार करने के बहाने अंदर वाले कमरे में ले जाते हैं। रिया उसी कमरे में रहती है। रुचिका धीरे से रिया के कान में कहती है, रिया वो लोहे की कील अब भी मेरे पास है और मुझे पता है बाहर वाले गेट की कुंडी अंदर से भी खुल सकती है, बस तू तैयार रहना। रिया कांपती हुई बोलती है, पर भागेंगे कैसे? वो सब बाहर खड़े हैं। रुचिका कहती है, भागेंगे तो सही, मगर पहले एक छोटी सी आग लगानी होगी। दोस्तों रुचिका बाथरूम में जाती है और वहां से परफ्यूम की बोतल लेकर आती है। दोस्तों वो कमरे के पर्दे के पास जाकर थोड़ी सी परफ्यूम डालती है और फिर एक छोटी माचिस जलाकर उसे छू देती है। फर से कर कर आग लग जाती है और अंदर कमरे में धुआं फैलने लगता है। दोस्तों बाहर खड़े दरिंदे घबरा जाते हैं, अरे आग लग गई, जल्दी देखो। उसी अफरा तफरी में रुचिका और रिया तेजी से उस कील से दरवाजे को खोलती है और गलियारे में दौड़ पड़ती हैं। दोस्तों बाहर विक्रम की एसयूवी खड़ी थी, लेकिन ड्राइवर दूर खड़ा हुआ धुआं देख रहा था। दोस्तों रुचिका वही मौका देखकर दौड़ती है और ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ जाती है। रिया भी अंदर कूद जाती है। दोस्तों गाड़ी को स्टार्ट होती है और दोनों लड़कियां उस नरक से भाग निकलती हैं। दोस्तों करीब 1 घंटे की दौड़ के बाद गाड़ी एक पुलिस स्टेशन के सामने जाकर रुकती है। तो रुचिका उतरती है और सीधे अंदर भागती है। साहब हमें बचा लीजिए, हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत लड़कियां फंसी हुई है। ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर पहले तो चौंकते हैं, लेकिन फिर लड़की की हालत देखकर तुरंत हरकत में आ जाते हैं। दोस्तों रुचिका ने सारी वहां की करतूतें बता देती है पुलिस वालों को। अगले ही दिन पुलिस रेड मारती है। वो फ्लाइट खाली हो चुका था, लेकिन रुचिका ने जो नाम दिए होते हैं, विक्रम मल्होत्रा, बस ड्राइवर, कंडक्टर, सबकी तस्वीरें सीसीटीवी से मिल जाती हैं। दोस्तों पुलिस पूरे गिरोह के पीछे लग जाती है। दोस्तों देहरादून पुलिस की एक स्पेशल टीम रुचिका के दिए गए सारे सुरागों को खंगालती है। दोस्तों सीसीटीवी फुटेज से बस स्टैंड, फ्लाइट के आसपास के कैमरे
और विक्रम मल्होत्रा का यूसीवी का फुटेज मिल जाता है। अब तक पुलिस को ये बात भी पता चल चुकी थी कि विक्रम सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग रैकेट का मास्टरमाइंड भी है। दोस्तों, पुलिस की स्पेशल टीम एक जाल बिछाती है और रुचिका से कहती है कि अगर तुम हिम्मत दिखाओगी तो कई और लड़कियों की जान बचाई जा सकती है। दोस्तों, रुचिका बिना डरे कहती है कि सर मैं तैयार हूँ, जो करना है आप जल्दी से बताइए। दोस्तों, पुलिस और रुचिका का प्लान बन जाता है। एक फर्जी कस्टमर बनकर विक्रम से डील करवाई जाती है। दोस्तों, रुचिका, रिया और एक अंडर कवर महिला पुलिस ऑफिसर एक होटल में रुकी होती हैं। विक्रम को एक आदमी कॉल करता है, एक नई लड़की चाहिए, कीमत की कोई बात नहीं है, बस माल ताज़ा होना चाहिए। विक्रम तो तुरंत फंस जाता है। वो लोकेशन पहुंचता है और अपने आदमियों के साथ रात के 9 बजे होटल पहुंच जाता है। जैसे ही विक्रम कमरे में दाखिल होता है, कमरा अंधेरे में होता है। वो कहता है कहाँ है लड़की, तभी लाइट जलती है। सामने 10 पुलिस वाले बंदूक ताने खड़े नजर आते हैं। हाथ ऊपर कर विक्रम, गेम ओवर हो चुका है। विक्रम हक्का बक्का रह जाता है। उसे वही धर लिया जाता है और उसके फ़ोन और लैपटॉप से पुलिस को पूरे रैकेट की चैट्स, ट्रांजैक्शन और वीडियो मिलते हैं। दोस्तों, अगले 3 दिन में पुलिस देश भर में छापेमारी करती है। दिल्ली, मुरादाबाद, कानपुर, हरिद्वार, सब जगह से लड़कियों की तस्करी में शामिल 17 दरिंदे पकड़े जाते हैं। 22 लड़कियां रेस्क्यू की जाती हैं, जिनमें 7 नाबालिग होती हैं। रुचिका और रिया की गवाही सबसे मजबूत साबित बनती है। दोस्तों, 6 महीने बाद कोर्ट में फैसला आता है और जज कहता है ये मामला सिर्फ एक लड़की की इज्जत का नहीं था, ये पूरे समाज की आत्मा पर हमला था। ऐसे हैवानों को कानून की सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। विक्रम मल्होत्रा और उसके साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। और आज रुचिका अब दिल्ली में एक एनजीओ चला रही है, नई किरण, जो तस्करी से बचाई गई लड़कियों को पढ़ाई, ट्रेनिंग और नई जिंदगी देती है। दोस्तों, इधर रिया साइकोलॉजिकल काउंसलर बन चुकी है। दोनों अब सिर्फ पीड़िता नहीं, बहादुर लड़कियां बन चुकी हैं। तो दोस्तों, ये थी एक सच्चाई पर आधारित कहानी जिसमें दर्द भी था, दरिंदगी भी, लेकिन सबसे ऊपर थी हिम्मत और इंसाफ की जीत। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, मिलते हैं एक नई सच्ची घटना के साथ, फिर से एक नए जज्बे और एक नई सीख के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।